नमस्कार। बोलती किताब में आपका स्वागत है। आज हम द ओबेसिटी कोड के चौथे भाग पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है मोटापे की सामाजिक घटना। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोटापा सिर्फ हमारी प्लेट तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी फूड इंडस्ट्री, गरीबी, बचपन की आदतें, ये सब कैसे इससे जुड़े हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सिर्फ क्या खाएं नहीं, बल्कि क्यों और कैसे खा रहे हैं और हमारे आसपास का माहौल उसे कैसे प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। इस भाग में चैप्टर 11 से 18 तक कवर होते हैं। मैं नाम बता देता हूं जल्दी से। बिग फूड, मोर फूड एंड द न्यू साइंस ऑफ डायबिटीज, फिर पॉवर्टी एंड ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी, द डेडली इफेक्ट्स ऑफ फ्रक्टोज। और वो चौंकाने वाला चैप्टर भी है, द डाइट सोडा डिल्यूजन। हाँ, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटेक्टिव फाइबर, प्रोटीन और आखिर में फैट फोबिया। काफी कुछ है इसमें। हाँ, ये सारे विषय एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। देखिए, किताब का तर्क है कि इन कंपनियों का मुख्य लक्ष्य ज्यादा मुनाफा कमाना है। सेहत शायद बाद में आती है। इसके लिए वो ज्यादा स्नैकिंग को बढ़ावा देती हैं, मतलब बार बार खाने को। और वो पोषण संस्थाओं को स्पॉन्सर करने वाली बात, जैसे AHA का हार्ट चेक प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल। किताब बताती है कि कैसे कंपनियां ऐसी संस्थाओं को पैसा देकर एक तरह से अपनी छवि सुधारती हैं और उनके प्रोडक्ट्स को हेल्दी होने का ठप्पा मिल जाता है, भले ही वो प्रोसेस्ड हों। और अक्सर दोष किस पर जाता है? कैलोरी पर। हाँ, कैलोरी को ही विलन बना दिया जाता है, जबकि सलाह दी जाती है कि दिन में 5-6 बार खाओ, नाश्ता जरूर ज्यादा करो। ये तो विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, ये सलाह असल में ज्यादा खाने को ही बढ़ावा देती है, जो शायद कंपनियों के लिए फायदेमंद हो। इसी से जुड़ा है गरीबी और मोटापे का मुद्दा। किताब अमेरिका का उदाहरण देती है, जहां कुछ गरीब इलाकों में मोटापा बहुत ज्यादा है। पर ऐसा क्यों? क्या गरीबी और मोटापे में सीधा लिंक है? किताब के अनुसार हाँ, एक बड़ा कारण है सरकारी नीतियां, खासकर सब्सिडी। मक्का, गेहूं जैसे सस्ते रिफाइंड अनाज उगाने के लिए ज्यादा सब्सिडी मिलती है। अच्छा। जबकि फलों और सब्जियों को उतनी मदद नहीं मिलती। तो नतीजा ये होता है कि गरीब लोगों के लिए कैलोरी से भरपूर लेकिन पोषक तत्वों में कम प्रोसेस्ड खाना खरीदना ज्यादा सस्ता और आसान हो जाता है। पीमा इंडियंस का उदाहरण भी दिया है किताब में। हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है। जब पीमा इंडियंस ने अपना पारंपरिक नेचुरल आहार छोड़ के प्रोसेस्ड रिफाइंड कार्ब्स वाला पश्चिमी आहार अपनाया, तो उनमें डायबिटीज और मोटापे की दरें आसमान छूने लगीं। ये दिखाता है कि खानपान में बदलाव का कितना गहरा असर हो सकता है। और बच्चों का मोटापा, ये भी एक बड़ी चिंता है। किताब कहती है कि बच्चों के लिए कम खाओ ज्यादा घूमो वाली रणनीति फेल हो गई है। हाँ, कई स्टडीज, जैसे वो हेल्दी स्टडी जिसका जिक्र है, दिखाती हैं कि ये सीधी सादी सलाह बच्चों में काम नहीं कर रही। 1977 के बाद से बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ा है। तो फिर क्या काम करता है? किताब कुछ लक्षित रणनीतियों का जिक्र करती है जो सफल रहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का रोम्प एंड चॉम्प प्रोग्राम। उन्होंने सीधे स्नैक्स और मीठे पेय पदार्थों को कम करने पर जोर दिया, बजाय सिर्फ कैलोरी गिनने या ज्यादा एक्सरसाइज पर फोकस करने के। अच्छा, मतलब सीधे समस्या की जड़ पर वार किया। बिल्कुल। और हाल में जो 2 से 5 साल के बच्चों में मोटापे में थोड़ी कमी देखी गई है, किताब का अनुमान है कि शायद वो चीनी की खपत में आई कमी की वजह से हो। चीनी की बात आई है तो फ्रूक्टोज, खासकर हाई फ्रूक्टोज कॉर्न सिरप यानी HFCS, किताब कहती है ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ देखिए, फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज से अलग होता है। ये सीधे लिवर में जाता है और वहां फैट में बदल सकता है। इससे फैटी लिवर की समस्या हो सकती है और सबसे जरूरी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। सही कहा। और यही मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज की जड़ मानी जाती है। ये सिर्फ कैलोरी की बात नहीं है, ये हार्मोनल असर है। और जो हम टेबल शुगर सुक्रोज खाते हैं, वो तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण है, तो उसका असर दुगना हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिर डाइट सोडा का क्या? उसमें तो कैलोरी नहीं होती, फिर किताब उसे वजन बढ़ने से क्यों जोड़ रही है? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये वाकई में हैरान करने वाला पॉइंट है। किताब कई स्टडीज का हवाला देती है जो दिखाती हैं कि डाइट सोडा पीने वालों का वजन कम होने के बजाय बढ़ सकता है या उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पर क्यों? अगर कैलोरी नहीं है तो
इसका सटीक कारण अभी पूरी तरह साफ नहीं है, पर एक थियोरी ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टम या सुक्रालोज भले ही कैलोरी न दें, पर वो दिमाग को मीठे का सिग्नल भेजते हैं। इससे शरीर इंसुलिन रिलीज कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे असली चीनी खाने पर करता है। अच्छा, मतलब शरीर कंफ्यूज हो जाता है। कुछ ऐसा ही समझिए। ये इंसुलिन स्पाइक शायद भूख बढ़ा सकता है या फैट स्टोरेज को बढ़ावा दे सकता है, तो बिना कैलोरी के भी ये वजन प्रबंधन में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। ये डाइट सोटा डिल्यूजन है। दिलचस्प है। अच्छा, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या सारे कार्ब्स एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि कार्ब्स की प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है। रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, सफेद चावल, चीनी, ये खून में शुगर तेजी से बढ़ाते हैं और इंसुलिन स्पाइक लाते हैं। और फाइबर ही बचाव है। किताब कहती है फाइबर एक तरह से जहर रिफाइंड कार्ब्स का इलाज है। जब आप साबुत अनप्रोसेस्ड कार्ब्स खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, उनमें फाइबर भरपूर होता है। ये फाइबर पाचन धीमा करता है, शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है और इंसुलिन उतना नहीं बढ़ता। तो दिक्कत कार्ब्स में नहीं, बल्कि उनके प्रोसेस्ड रूप में है। बिल्कुल। पश्चिमी डाइट की असली पहचान मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कितना कार्ब कितना फैट नहीं, बल्कि हद से ज्यादा प्रोसेसिंग है। किताब में एक और दिलचस्प बात है, सिरका यानी विनेगर का इस्तेमाल। सिरका, वो कैसे मदद करता है? कुछ स्टडीज बताती हैं कि खाने के साथ थोड़ा सिरका लेने से खाने के बाद होने वाले इंसुलिन स्पाइक को कम किया जा सकता है। शायद ये कार्ब्स के पाचन को धीमा करके काम करता है। वाह, ये तो आसान नुस्खा लगता है। अब प्रोटीन की बात करते हैं। उसका इंसुलिन पर क्या असर होता है? प्रोटीन का असर थोड़ा मिला जुला है। कुछ प्रोटीन, जैसे डेयरी से मिलने वाला वे प्रोटीन, इंसुलिन को काफी बढ़ा सकते हैं। वहीं शायद प्लांट बेस्ड प्रोटीन का असर कम होता हो। लेकिन यहाँ एक और चीज समझनी जरूरी है, इंक्रीटिन प्रभाव। इंक्रीटिन प्रभाव, ये क्या है? जब हम खाना खाते हैं, खासकर प्रोटीन या फैट, तो हमारी आंतें कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिन्हें इंक्रीटिन कहते हैं। ये हार्मोन पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने का सिग्नल देते हैं, लेकिन साथ ही ये दिमाग को पेट भरा होने का सिग्नल भी भेजते हैं और पेट खाली होने की रफ्तार धीमी करते हैं। मतलब इंसुलिन बढ़ता तो है, पर भूख भी कम लगती है और खाना धीरे पचता है। हाँ, तो सिर्फ ये देखना कि कोई चीज इंसुलिन कितना बढ़ा रही है पूरी कहानी नहीं बताता। डेयरी प्रोडक्ट्स इसका अच्छा उदाहरण है। वो इंसुलिन बढ़ाते हैं, पर ज्यादातर स्टडीज उन्हें वजन बढ़ने से नहीं जोड़ती, बल्कि कभी-कभी वजन कंट्रोल या कम करने में मददगार पाती हैं, शायद इंक्रीटिन प्रभाव या दूसरे फैक्टर्स के कारण। ये तो काफी जटिल है। और अंत में फैट फोबिया यानी वसा से डर। किताब इसकी आलोचना क्यों करती है? किताब डॉक्टर एंसल कीज की मशहूर 7 कंट्री स्टडी पर सवाल उठाती है। उस स्टडी ने दिखाया था कि जिन देशों में लोग ज्यादा फैट खाते थे, वहां दिल की बीमारियां ज्यादा थीं। इसी के आधार पर लो फैट डाइट की सलाह दी जाने लगी। तो उसमें क्या गलत था? गलती ये थी कि वो सिर्फ एक सहसंबंध, कोरिलेशन था, कारण नहीं, कॉजेशन नहीं। मतलब हो सकता है उन देशों ने लोग ज्यादा फैट के साथ साथ ज्यादा चीनी खाते हों, या ज्यादा स्मोकिंग करते हों, या कम एक्टिव हों। स्टडी ने इन चीजों को ठीक से अलग नहीं किया। मतलब फैट को बलि का बकरा बना दिया गया। यानी खाने को सिर्फ उसके हिस्सों, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन में तोड़कर देखना, बजाय पूरे खाने के असर को समझने के। जब बाद की स्टडीज ने ट्रांस फैट, जो वाकई नुकसानदायक है, के असर को हटाकर देखा, तो सैचुरेटेड फैट जैसे घी, मक्खन, नारियल तेल में होता है, और दिल की बीमारी के बीच कोई मजबूत सीधा लिंक नहीं मिला। तो क्या फैट खाने से डरना नहीं चाहिए? किताब का सार यही है कि हमें फैट फोबिया से बाहर निकलना होगा। डॉक्टर वॉल्टर विलेट जैसे बड़े न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी मानते हैं कि डाइटरी फैट मोटापे का मुख्य कारण नहीं है। जोर प्रोसेस्ड खाने से हटकर असली, संपूर्ण अनप्रोसेस्ड खाने पर होना चाहिए, चाहे उसमें फैट हो या कार्ब्स। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? भाग 4 से हम क्या समझें? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख यही है कि मोटापा सिर्फ आपकी प्लेट या आपकी इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, ये कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, इसमें बड़े उद्योग, सरकारी नीतियां, हमारा सामाजिक वातावरण, गरीबी और पोषण के बारे में हमारी अपनी कई बार गलत धारणाएं, ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, ये समझना कि मोटापा एक सामाजिक और सबसे जरूरी एक हार्मोनल मुद्दा है,
ये सिर्फ कैलोरी गिनने या खुद को दोषी ठहराने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ये हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है। सही कहा। तो इस गहरी समझ के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जानने के बाद कि मोटापा इतने सारे बाहरी और सामाजिक कारणों से जुड़ा है, सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नापसंद से नहीं, क्या स्वास्थ्य और वजन को देखने का किसी का नजरिया बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो बोलती की राह को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली कौन सी किताब पर हमसे ऐसी गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सोचते रहें। नमस्कार। नमस्कार।